हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 कर रहे हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट 2 है। नेम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, मीन्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि ये आपको पता ही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 40 मार्क्स के पेपर में आनी है। और उस 40 मार्क्स में से जो ये यूनिट है हमारी, ये यूनिट टोटल 12 मार्क्स कवर करेगी। तो अगर आप इस पूरी यूनिट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो 12 नंबर तो आपके इसी यूनिट में से पक्के हो जाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं यूनिट 2 के, वो सभी कराऊंगी। और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके जो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन जो है उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो पोर्शन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब उसे प्राप्त होती है। तो मीन्स यहाँ हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आप देखिए ये ऑप्शन हमें दिया हुआ है या नहीं। तो ये हमें ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है। तो राइट आंसर इसका रहेगा कि जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है तब वो जो उपभोक्ता होता है वो उसका जो संतुष्टि का स्तर होता है वो अधिकतम हो जाता है। क्वेश्चन 2 है कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता को क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता की बात कर रहे हैं। तो अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता का मतलब ही क्या है? सीमांत उपयोगिता जो है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो इस अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता को मापती है। यदि हम कुल उपयोगिता की बात करें तो ये तो क्या है? ये सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता का योग है। प्रारंभिक उपयोगिता क्या है? पहली इकाई से जो हमें उपयोगिता मिलती है वो प्रारंभिक उपयोगिता होती है, इनिशियल यूटिलिटी जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर है सीमांत उपयोगिता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपभोक्ता संतुलन बिंदु पर, तो मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमसे पूछी गई है। तो यदि हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस में हमें MRS और PX/PY दिया हुआ है। तो जहाँ पर IC का स्लोप बराबर हो जाता है बजट लाइन के स्लोप के, तो वहाँ पर क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो IC का स्लोप क्या होता है? MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और जो बजट लाइन है इसका स्लोप क्या होता है? PX/PY। तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं वन बाय वन इन्हें। तो फर्स्ट दिया हुआ है MU = TUN-TUN-1। ये तो बिल्कुल राइट है क्योंकि ये मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करने का फॉर्मूला है। फिर है MU = TU/Q, ये राइट आंसर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही रहेगा क्योंकि MU क्या है? अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता है, तो वो क्या मापती है? तो राइट फॉर्मूला ये है, ना कि सेकंड। तो ये गलत है, मीन्स फॉर्मूला सेकंड जो है यही हमारा आंसर है। और फोर्थ भी क्या है? TU = ∑MU होता है। तो ये तो राइट है, हमें तो रॉन्ग जो समीकरण है वो बताना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 क्वेश्चन है कि सामान्यतया प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मीन्स जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कैसी होती है, ये पूछा गया है। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है ये घटती जाती है। तो इस हमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। फिर है बजट रेखा, जिसको हम कीमत रेखा, PL प्राइस लाइन, बजट लाइन, BL भी बोलते हैं। तो वो कैसी होती है? वो एक सीधी रेखा होती है। तो राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 4 सेबों से मिलने वाली कुल संतुष्टि है 20। तो 4 इकाइयों का उपभोग करके जो TU मिल रहा है वो मिल रहा है 20। और 5वीं से हमें कितना मिल रहा है TU? वो है 18। हमसे पूछा गया है 5वीं सेब की सीमांत संतुष्टि की दर क्या है। तो हमें क्या पूछा गया? हमसे इस इकाई का MU पूछा गया। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 18 - 20 - 2। तो राइट आंसर है -2। ये MU का फॉर्मूला है जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं।
फिर है बजट रेखा का दूसरा नाम। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या होता है? कीमत रेखा, प्राइस लाइन बोलते हैं इसको। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हमने क्वेश्चन 8 कवर कर लिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 है कि तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर होता है। तो मीन्स जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उसकी तरफ जो तटस्थ वक्र है वो कैसा होता है? वो होता है कॉन्वेक्स, मीन्स उन्तोदर। इसको हम कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। तो ये कॉन्वेक्स होता है क्योंकि MRS घटती है इस वजह से। तो राइट आंसर है उन्तोदर। नेक्स्ट है कि सामान्यतः अंधिमान वक्र का ढाल होता है। तो इसका ढाल कैसा होता है? एक ओरिजिन की तरफ तो ये उन्तोदर होता है, और वैसे इसका ढलान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु की इकाई तभी बढ़ा पाता है जब वो दूसरी वस्तु की इकाइयों का कम उपभोग करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। 11th क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता हो सकती है। MU का नेचर कैसा है? MU जो है, MU ये पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी होती है, और ये ज़ीरो भी हो सकती है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। नेक्स्ट है डैश वे वस्तुएं होती हैं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये है पूरक वस्तुओं की डेफिनेशन, क्योंकि पूरक वस्तुएं जॉइंटली डिमांडेड गुड्स भी इनको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी बोलते हैं। तो ये मिलकर किसी मांग को पूरा करती हैं, इसलिए राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मांग में वृद्धि का क्या कारण है? तो मांग में वृद्धि किस सिचुएशन में होती है? मांग में वृद्धि होने का मतलब क्या है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो रहा हो, अन्य जो अदर फैक्टर्स है मीन्स उनमें चेंजेस आ रहे हों। तो मांग में वृद्धि कब हो सकती है? प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी हो सकती है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी हो सकती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी हो सकती है। इसलिए राइट आंसर है उपयुक्त सभी। फिर है निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर की ओर होता है? कैसा मांग वक्र बनेगा? देखिए ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ हम दिखाएंगे कीमत और यहाँ हम दिखाएंगे मांग, और मांग वक्र ऐसा है। तो ये किस स्थिति में होगा? ये उस स्थिति में होगा जहाँ पर जो मांग का नियम है जिन वस्तुओं पर लागू ना होता हो। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं? वो होती हैं गिफिन वस्तुएं। ये मांग के नियम के अपवाद हैं। इनकी स्थिति में कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस। आपने इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना है, सभी क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 15 है कि यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से, तो कह रहे हैं पहली इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी कि एक्स वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ रही है, तो वाई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो वाई वस्तु की मांग क्या है? वो बढ़ रही है। तो वो दोनों वस्तुओं के बीच में कैसा संबंध है? तो ऐसा किन स्थितियों में होता है? जब दो वस्तुएं क्या हों? एक दूसरे की प्रतिस्थापन हो। तो ये हमें ऑप्शन दिया भी हुआ है, स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? नॉर्मल सी बात है, मांग का नियम सामान्य नॉर्मल गुड्स पर ही लागू होता है, और बाकी तो दोनों क्या है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, ये क्या हैं? ये मांग के नियम के अपवाद हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट रोंग है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिफिन पदार्थों का कीमत प्रभाव सदैव धनात्मक होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर भी इन वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। अगला है कि यदि सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, ये भी करेक्ट है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाए तो उसे मांग में कमी कहते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो मांग में कमी नहीं कहलाएगी, वो मांग में संकुचन कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है ये। फिर है गिफिन पदार्थ होते हैं। तो गिफिन पदार्थ कैसे होते हैं? पुअर क्वालिटी गुड्स होती हैं ये, तो घटिया वस्तुएं जो हैं वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ भी हमें स्टेटमेंट्स बतानी है कौन सी रोंग है। तो पहली तो क्या है? गिफिन पदार्थों का कीमत प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। पहली ही स्टेटमेंट रोंग है, क्योंकि ये कैसा होता है? ये ऋणात्मक नहीं होता, ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और नेचुरली नेक्स्ट ऑप्शंस क्या हैं? जब उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपयोग की आदत पड़ जाए तो उसकी मांग कैसी होती है? कम लोचदार,
बिल्कुल ठीक है। यदि सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए तो कुल उपयोगिता अधिकतम होकर घटनी शुरू हो जाती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी थी, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मांग के नियम के अनुसार मांग वक्र का ढलान होता है, तो ये कैसा होता है? ये ऋणात्मक होता है। कैसा? ये जैसे अगर हम मांग वक्र ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का होगा। ये वही हमारा एक्स एक्स हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ पर हमने वस्तु की कीमत ले ली, यहाँ वस्तु की मांग ले ली, तो मांग वक्र कैसा बनेगा? नेगेटिवली स्लोप्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जूते एवं जुराब की मांग क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी पूरक, क्योंकि दोनों मिलकर किसी मांग को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर है कि गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का मांग वक्र शिफ्ट होगा। किस तरफ शिफ्ट होगा ये हमसे पूछा गया है। देखिए, ड्रॉ करके देखते हैं, हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ड्रॉ करके आपको क्लियरली पता चलेगा। तो गर्मी की बात हो रही है, यहाँ पर हमने कीमत ले ली, यहाँ पर मांग ले ली आइसक्रीम की, मीन्स क्यों है ये। तो अब इस सिचुएशन में क्या है? कीमत तो स्थिर है, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कीमत OP1 है तो वो वही फिक्स है। हमें बात करनी है गर्मी के मौसम का आइसक्रीम की मांग पर प्रभाव। तो इनिशियल मांग वक्र है ये, गर्मी की वजह से क्या होगा? मांग वक्र इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नया मांग वक्र ये बन जाएगा। तो मीन्स ये किस तरफ शिफ्ट हुआ? राइट साइड शिफ्ट हो गया, दाईं ओर। तो राइट आंसर क्या है? दाईं ओर ये शिफ्ट हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मांग में कमी का कारण है? तो मांग में कमी किस वजह से होगी? डिक्रीज इन डिमांड होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। तो वस्तु की कीमत में कमी, ये तो हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्थिति में अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, वस्तु की अपनी कीमत में चेंज नहीं आ रहा, तब हम मांग की कमी का कारण फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उपभोक्ता की आय में कमी। नेचुरली जब उपभोक्ता की आय कम होती है तो उसकी जो मांग होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। फिर है कुछ क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? ये आपने अपनी बुक में भी कई बार पढ़ा होगा। पेप्सी, कोका कोला कैसे हैं? सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट हैं, इनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो जब मांग वक्र OY अक्ष के समानांतर होता है, तो मांग वक्र कैसा है? इस तरह का है मांग वक्र, OY अक्ष के समानांतर है। तो ऐसी दशा में मांग की लोच क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर क्या है? चेंज इन Q 0 के बराबर है। यहाँ आप देख रहे हैं मांग इतनी ही है, कीमत में बेशक परिवर्तन हो रहा हो लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मांग की लोच कैसी होगी? 0 के बराबर होगी, इक्वल टू 0 होगी। फिर आगे क्वेश्चन है कि जब मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक है, तो कह रहे हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो कैसा है? ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो मांग कैसी होगी? वस्तु की मांग कैसी होगी? वो लोचदार होगी, परिवर्तनशील होगी। ये बेसिक जो फॉर्मूला है मांग की कीमत लोच को मापने का, उसी के बेसिस पे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 27 कि जब आलू की कीमत में 8% की वृद्धि होती है, उसके कारण आलू की मांग में 5% की कमी आ जाती है। तो हमें क्या बताना है? मांग की कीमत लोच बतानी है। अब मांग की कीमत लोच, जिसको ED/EP लिख सकते हो आप, कैसे क्या कैलकुलेट होती है? तो हम अब क्या करेंगे, हम मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन 5 दिया हुआ है, कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन 8 दिया हुआ है, तो इन दोनों को आपस में 5/8 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा आएगा 0.62। तो यही इसका राइट आंसर है। फिर है कि दी गई सूचना के आधार पर मांग की लोच बताइए। तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है? कीमत जो है, पहले तो ये हमारा क्या हो गया? P हो गया 10 और ये P1 हो गया 15। चेंज इन P कितना आ गया? चेंज इन P आ जाएगा 15 - 10 5। इसी तरह ये हमें Q दिया हुआ है और ये Q1 दिया हुआ है, दोनों का गैप कितना हो गया? 20 - 40 करेंगे अगर, तो चेंज इन Q कितना आ गया? -20 आ गया। इन सब वैल्यूज़ का फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? ED कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? माइनस यहाँ आता है चेंज इन Q बाय चेंज इन P,
तो चेंज इन क्यू कितना है 20 -20 है, और चेंज इन पी कितना है वो है 5। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पी बाय क्यू से, तो पी तो हमें दिया हुआ है 10 और क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है हमें 40। तो इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये माइनस साइन माइनस कैंसिल हो गया, 20/40, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5/5 तो इक्वल टू 1। ये आंसर दिया भी हुआ हमें, ED इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, हमें बतानी है स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, हमें आंसर मिलता जाएगा। किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपयोगिता ही कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हम उसको कीमत रेखा कहते हैं, ना कि सम उत्पाद रेखा। फिर है कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। बिल्कुल सही है, जब दोनों का स्लोप आईसी और प्राइस लाइन का स्लोप एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि ऊंचा तटस्थ वक्र संतुष्टि के निचले स्तर को व्यक्त करता है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जितना ऊंचा होगा तटस्थ वक्र, मीन्स इंडिफरेंस का जितना हायर होगा उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वो देगा। फिर है इच्छा, आवश्यकता और मांग शब्दों का प्रयोग अर्थशास्त्र में एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई क्योंकि तीनों का अपना अलग अलग मीनिंग है। इच्छा, आवश्यकता और मांग ये शब्द एक दूसरे सिनोनिम नहीं है, इन सब का अपना अलग मीनिंग है, तो इनको हम एक दूसरे के स्थान पर अर्थशास्त्र में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर है कि समय अवधि जितनी छोटी होगी मांग उतनी कम लोचदार होगी। बिल्कुल करेक्ट है, समय कम होगा तो मांग को परिवर्तित होने का समय कम मिलेगा, इसलिए वो कम लोचदार होगी। आगे 7th स्टेटमेंट देखिए कि जब मांग वक्र OX अक्ष के समानांतर होता है, तो मांग वक्र कैसा हो गया, ये इस OX अक्ष के समानांतर हो गया, तो ऐसी दशा में मांग की लोच क्या होगी, ED इक्वल टू इन्फिनिटी होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन होता है तो ऐसी दशा में मांग कैसी होगी, कम लोचदार होगी। बिल्कुल ठीक है, ED <1 हो जाएगा, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर अनिवार्य वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, सॉरी, तो बेलोचदारी होती है जो नेसेसिटीज़ होती हैं उनकी कीमत बदलने पर मांग में परिवर्तन नहीं होता है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, तो मांग कैसी हो गई, बेलोचदार होगी, इनेलास्टिक हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मांग का नियम इस धारणा पर आधारित है कि कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। बिल्कुल सही है, मांग का नियम अन्य बातें समान रहने पर, मीन्स अदर फैक्टर्स के कांस्टेंट रहने पर कीमत में होने वाले परिवर्तन की वजह से मांग में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। अब हैं फिलअप्स। देखिए फर्स्ट फिलअप देखिए कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, मीन्स पूछ रहे हैं कि TU जो है वो अधिकतम होती है जब MU कैसी होगी, MU जब 0 होगी। तो ऐसा किस स्थिति में होगा, जब MU 0 होगी। जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता जाता है तो क्या होगा, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, MU जो है वो घटती जाती है। फिर है कि तटस्थ वक्र तकनीक का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, हिक्स या मार्शल, ये हमें बताना है, तो राइट आंसर है हिक्स। फिर है आय तथा मांग के बीच सामान्यता कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, आय कम होती है तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए सीधा संबंध।